और आज हम टैकल करेंगे इस क्वेश्चन को आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। इतना लंबा करने में तो बहुत टाइम चला जाएगा। हालांकि एक चीज मैं बता दूं, तो इसका तो मैकेनिज्म कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन में आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये 3 चीजें याद रख लो। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो आइडिया बहुत सिंपल है। अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो जब भी ग्रिगनार्ड होता है तो ग्रिगनार्ड में मान लो जो आर होता है तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो थोड़ी सी एनालिसिस के बाद आपको ऑटोमेटिकली देख रहे हो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। तो जेई क्रैक करने के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जेई के अनलिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर वेटेज के बारे में बात करते हैं। So we'll be starting with the trend analysis. तो आज मैं पूरा का पूरा जो पेपर है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप चैट में मेरे साथ बने रहिए और जो भी आपका क्वेरी है I'll be taking that query as well. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, ओपन द लिंक। मैं हूं अमन और आज हम टैकल करेंगे अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स के बेस्ट प्रॉब्लम्स। नॉर्मली ऑर्गेनिक सबको डिफिकल्ट लगती है, तो आज हम इस सेशन में यही देखेंगे कि ऑर्गेनिक को आसान कैसे किया जाए। पर सेशन शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं। इस सेशन के सारे क्वेश्चंस अगर आप खुद सॉल्व करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ओपन टेस्ट का लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें, एक्स्ट्रा मार्क्स लर्निंग ऐप पे जाएं। आप पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर खुद सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व होने के बाद आपको आपका एनालिसिस भी मिल जाएगा, आपको आपका स्कोर भी मिल जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी ठीक ठाक चल रही है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा ट्रेंड दिखाना चाहता हूं रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर। 2025 में अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर्स से सिर्फ 6 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, जिसमें से एक भी इंटीजर टाइप नहीं था। 6 के 6 सिंगल ऑप्शन टाइप थे। बट 2024 में द क्वेश्चंस वर 29, ठीक है। 29 में से 3 इंटीजर टाइप एंड 26 सिंगल चॉइस टाइप। अगेन आप देख रहे हैं सिंगल चॉइस टाइप थोड़ी ज्यादा है। 2023, 21, 1, 20 अगेन सिर्फ एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन है और 20 सिंगल चॉइस टाइप क्वेश्चंस है। 2022 में 25 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 5 एंड 20। यानी अगर आप एनालिसिस देखो तो अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स से ज्यादातर क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सिंगल चॉइस सेक्शन में, इंटीजर टाइप में कम है। ये ट्रेंड देख के आपको लग रहा होगा 2025 में अचानक कम हो गया तो क्या ये चैप्टर की वेटेज कम होगी? ऐसा नहीं है, यह कभी भी फ्लिप कर सकता है। ये कम हुआ है तो इसका मतलब ऑर्गेनिक का कोई और ऐसा चैप्टर होगा जिसका वेटेज इस बार के लिए थोड़ा सा बढ़ गया होगा या पिछली बार के लिए थोड़ा सा बढ़ गया होगा। लेकिन इस बार कोई जरूरी नहीं है कि सेम ट्रेंड फॉलो होगा, क्योंकि पिछले 3 साल का अगर आप देखेंगे तो 25, 21 एंड 29 आर गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस तो अच्छे खासे आए हैं इस चैप्टर से, यानी इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस है जेई में और इसकी वेटेज भी थोड़ी ज्यादा है। सिर्फ 1 साल के चक्कर में हम एनालिसिस ट्रेंड को नहीं एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते, हमें पूरा देखना जरूरी है, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर्स से आते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। The major product of the following reaction is, तो आपके पास एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, वो मॉलिक्यूल क्लियरली अल्कोहल दिख रहा है, डाइल्यूट H2SO4 के कंडीशन में है। नाउ आई थिंक ये तो सबको पता होगा कि अल्कोहल डाइल्यूट H2SO4 में जब भी जाता है एक एलिमिनेशन प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेट्स सी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन एलिमिनेशन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में अल्कोहल प्रोटोनेट होगा। तो अल्कोहल प्रोटोनेट हुआ, अल्कोहल प्रोटोनेट होने के बाद कार्बोकेटायन बनेगा, तो अब बना देते हैं कार्बोकेटायन। ये बन गया मेरा कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन के साथ 2 चीजें हो सकती हैं। पहली चीज ऑब्वियसली रेजोनेंस, ये रेजोनेंस हो सकता है, इधर कार्बोकेटायन यहां पे आ सकता है, पर यहां पे आके क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, एक ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। दूसरी, अगर आप इसके ऑप्शंस में देखें तो हमारे पास ऑब्वियसली ओपन चेन ऑप्शंस हैं, पर इसमें एक और पॉसिबिलिटी है। अगर आप नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करें यहां पे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
यहां से 7 आता है, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, इसको एक शिफ्ट कर देता हूं। अगर मैं इसको एक उस तरफ शिफ्ट करता हूं नंबरिंग को बेसिकली, तो आ जाता है 1 2 3 4 5 6। चिलेशन इज अ वेरी फेवरेबल प्रोसेस थर्मोडायनेमिकली, ठीक है। चिलेशन होना बहुत फेवरेबल प्रोसेस माना जाता है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये पाई बॉन्ड इस कार्बन नंबर 1 के थ्रू कार्बन नंबर 6 पे अटैक करे और साइकिल बनाए। 1 2 3 4 5 6, वैसे भी जो साइकिल बनेगा वो 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा। 6 मेंबर्ड रिंग वैसे भी अपने आप में स्टेबल होती है। तो हम क्या करेंगे, पाई बॉन्ड से यहां के यहां अटैक करवाएंगे। अगर आप इसको प्रॉपर्ली अरेंज करके बनाते हैं तो आप प्रॉपर्ली अरेंज करके आपको ये बहुत आसानी से समझ में आएगा। जैसे हम ट्राई कर सकते हैं प्रॉपर्ली अरेंज करना, तो इसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया नंबर 6। जस्ट अ सेकेंड, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं। ये हो गया 6, सॉरी, एक्चुअली मैं साइक्लोहेक्सेन के टर्म्स में बनाने की कोशिश कर रहा हूं। सो ये हो गया 6, ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 1। ये हमारा साइक्लोहेक्सेन काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा बना है, इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर देता हूं, क्योंकि अगर मैं साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म में आपको बताऊंगा तो आपको अटैक ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं इसको एक ओपन साइक्लोहेक्सेन की तरह बना देता हूं। ये है मेरा कार्बन नंबर 6 जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये है कार्बन नंबर 5, ये है कार्बन नंबर 4। कार्बन नंबर 5 और 4 के बीच में एक पाई बॉन्ड है, तो इसको पाई बॉन्ड बना देते हैं। फिर 4 और आई थिंक 4 पे एक मिथाइल ग्रुप भी है, तो 4 पे हमारे पास यहाँ एक मिथाइल ग्रुप भी हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 3, फिर ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। 1 हमें अटैक कर रहा है, तो 1 के बाद क्या है कि 1 के बाद एक और मिथाइल ग्रुप है और ये सब्स्टिट्यूएंट है और यहाँ पे पाई बॉन्ड है। अब आई थिंक ये ज़्यादा बेटर डिस्क्रिप्शन में लग रहा है, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ अटैक करवाएंगे। जब हम यहाँ से यहाँ अटैक करवाएंगे तो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे एक बॉन्ड का क्रिएशन होगा। तो यहाँ पे एक बॉन्ड पार्शियली मैं क्रिएट कर ही देता हूँ। डिफरेंट कलर से करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक बॉन्ड क्रिएट कर दूँ, तो यहाँ पे एक बॉन्ड क्रिएट अगर हो गया, तो बॉन्ड क्रिएट करने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक अल्कोहल आ जाएगा। तो हमारे पास एक 6 मेंबर्ड रिंग है जिसके सेकेंड थर्ड इधर एक पाई बॉन्ड है और इधर एक मिथाइल ग्रुप है। हम ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसके सबसे सही फिट आता है। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी जो है वो सबसे सही फिट आएगा, क्योंकि ये कार्बन है 1 2 सेकेंड वाले कार्बन के बाद पाई बॉन्ड है। अगर यहाँ पे देखेंगे 1 2 सेकेंड वाले कार्बन में पाई बॉन्ड है। सो दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर, ठीक है। 1 2 3, मैं फिर से रिपीट कर दूं, 1 2 3, हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से देख रहे हैं। सो थर्ड वाले कार्बन पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखेंगे 1 2 3, थर्ड वाले कार्बन पे पाई बॉन्ड रहेगी। हालांकि एक चीज मैं बता दूं, एग्जामिनेशन में आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। इतना लंबा करने में तो बहुत टाइम चला जाएगा। आप डायरेक्टली यहां से काउंट करके सोच लें, क्योंकि अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में कोई 6 मेंबर्ड रिंग है ही नहीं। तो अगर आपका 6 मेंबर्ड रिंग बन रहा है, अगर आपका 6 मेंबर्ड रिंग प्रोड्यूस हो जा रहा है, आपको समझ में आ जा रहा है कि 6 मेंबर्ड रिंग है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन तो आपको मिल ही गया, राइट। तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि हम सही तरीके से लिख के भी इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें काफी सारे अल्कोहलिक ग्रुप्स हैं। यहां पे क्रोमिक एनहाइड्राइड है। द प्रोडक्ट P गिव्स पॉजिटिव सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, कैन टेस्ट। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट या कैन टेस्ट जो होता है वो अल्कोहल ग्रुप के प्रेजेंस के लिए होता है, बस दैट इज जस्ट टू टेस्ट कि अल्कोहल का ग्रुप है, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ दीज OH ग्रुप्स। तो हमने पहले इसको क्रोमिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करा है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, कैन टेस्ट कर रहे हैं इसका, और कैन टेस्ट में फिर चेक करेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये हमें बता रहा है कि पॉजिटिव होगा, पर किस अल्कोहल ग्रुप के कारण होगा। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि ये क्रोमिक एनहाइड्राइड करेगा क्या, राइट। क्रोमिक एनहाइड्राइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, CrO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो CH2Cl2 के साथ यूज होता है, एसीटोन के साथ यूज होता है, तो इट्स बेसिकली एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है OA। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या क्या ऑक्सीडाइज कर सकता है देखते हैं। इसका स्कोप क्या है ऑक्सीडाइज करने का। ये ऑक्सीडाइज हो सकता है, हाँ हो सकता है। फिनॉल ग्रुप को बेंजोक्विनोन 1,4 बेंजोक्विनोन में कन्वर्ट कर सकता है, तो यस ये ऑक्सीडाइज हो सकता है। क्या ये ऑक्सीडाइज हो सकता है, हाँ ये भी ऑक्सीडाइज हो सकता है। ये कीटोन बन जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट कर जाएगा।
ये बन सकता है, ये भी बन सकता है। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल क्या कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। तो ये बन गया एल्डिहाइड, ये बन गया कीटोन, ये बेंजोक्विनोन की पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये वाला जो है बी वाला, ये एक 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री कार्बन पे अल्कोहल है, बेसिकली 3 डिग्री अल्कोहल है। 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं करते हैं, सिर्फ कॉपर के साथ एक रिएक्शन है जिसमें एल्कीन फॉर्मेशन होता है, पर ये ऑक्सीडाइज नहीं करते हैं। तो अगर ये ऑक्सीडाइज नहीं करेगा तो ये अल्कोहल बचा रहेगा, ये अल्कोहल बचा रहेगा, तो ऑब्वियसली किसके कारण आएगा, द करेक्ट आंसर विल बी ऑब्वियसली बी, क्योंकि बी एक ऐसा अल्कोहल है जो ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। तो इन द फाइनल प्रोडक्ट इन पी ये OH ही रहेगा। तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट बी के कारण होगा। तो जो कैन टेस्ट है वो बेसिकली बी के कारण होगा, यानी द करेक्ट आंसर इज बी, राइट। इस क्वेश्चन को आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा क्रोमिक एनहाइड्राइड के बारे में जानकारी हो। एक और छोटी सी चीज इंफॉर्मेशन दे दूं, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं इसके साथ कि फिनोलिक ग्रुप ऑक्सीडाइज करेगा नहीं करेगा, तो उसकी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। कैन टेस्ट इसके साथ नहीं होता, कैन नॉर्मली अल्कोहल्स के साथ होता है, फिनॉल ग्रुप का टेस्ट नहीं है कैन, ठीक है। तो आपको इसके बारे में ज्यादा फिक्र करने की जरूरत वैसे भी नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारे पास एक एल्कीन है, मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन हो रहा है, एंड उसके बाद हमें बताना प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। तो मैं एक छोटी सी जानकारी दे दूं इसमें कि हाइड्रेशन की जो प्रोसेस है एल्कीन के, हाइड्रेशन की 3 प्रोसेस होते हैं। पहला है H+H2 यानी एसिडिक मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज यह है कि इसमें रीअरेंजमेंट होता है, इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। और दूसरी चीज यह है कि यहां पे मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट बनेगा, यहां पे मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, मर्क्यूरी एसिटेट in the presence of water and THF। इसमें भी स्पेशलिटी एक है, इसमें चूंकि आपका जो ट्रांजिशन स्टेट है या जो इंटरमीडिएट कह सकते हैं हम, वो इंटरमीडिएट साइक्लिक होता है, तो यहां पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहां पे रीअरेंजमेंट की जगह हो जाएगा नो रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट की जगह हो जाएगा नो रीअरेंजमेंट। बट ऑब्वियसली यहां पे मार्कोवनिकॉफ होगा, इसमें कोई शक नहीं है, यहां पे मार्कोवनिकॉफ होगा, क्योंकि कार्बोकेटायन लाइक कैरेक्टर बनता है। इसमें नॉर्मली क्या होता है कि हमारा जो एल्कीन है उसका ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसा होता है, तो ना इसके कारण ये थोड़ा सा कार्बोकेटायन लाइक कैरेक्टर आ जाता है, दोनों कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव शेयर होना शुरू हो जाता है। सो दोनों कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव शेयर होना शुरू हो जाता है, तो कार्बोकेटायन लाइक कैरेक्टर के कारण हमेशा अटैक मार्कोवनिकॉफ के थ्रू होता है। और जो तीसरा वाला हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन BH3 के साथ। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की स्पेशलिटी क्या है, यहां पे भी कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, बट रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो एंटी मार्कोवनिकॉफ होगा यहां पे, वो इसके मैकेनिज्म के ऊपर है, एंटी मार्कोवनिकॉफ होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 3 हाइड्रेशन के नॉर्मल कंडीशंस है। इसमें अगर आप सिर्फ ये याद रख लोगे कि किसमें रीअरेंजमेंट है, किसमें नहीं है, किसमें मार्कोवनिकॉफ है, किसमें नहीं है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन में जाए हम, तो इस क्वेश्चन के केस में ऑब्वियसली पहली बात तो हमारा मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट बनेगा पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो मार्कोवनिकॉफ कौन सा लोकेशन है, ये लोकेशन है और ये लोकेशन है। हमारे पास एल्कीन के 2 लोकेशन है, इसमें से ये वाला मार्कोवनिकॉफ है। तो चूंकि ये वाला मार्कोवनिकॉफ है तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट कहाँ बनेगा, उसी वाले कार्बन पे बनेगा। तो इसमें से प्रोडक्ट कहाँ पे बन रहा है, इस वाले कार्बन पे एक ही सिचुएशन है जहां पे प्रोडक्ट बन रहा है, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑब्वियसली हो जाएगा ए। तो इसका तो मैकेनिज्म कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये 3 चीजें याद रख लो, इसके क्वेश्चन हो जाएंगे बहुत आराम से, और आते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन सही है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन ट्रांस 3 हेक्सीन इज ट्रीटेड विद बेयर्स रिएजेंट इट गिव्स। अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहली बात ट्रांस 3 एल्कीन है, पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है बेयर्स रिएजेंट है। बेयर्स रिएजेंट करता क्या है, तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि बेयर्स रिएजेंट है क्या, ठीक है। एक एक करके इसके पॉइंट सॉल्व करते हैं।
सो पहला पॉइंट ये है कि बेस रिएजेंट जो है वो कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 इन बेसिक मीडियम है। तो ये करेगा हाइड्रोलिसिस, ठीक है, और एल्कीन का हाइड्रोलिसिस करेगा तो ये अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा। तो ये बेसिकली विसिनल डायोल्स प्रोड्यूस करेगा, सिंपल सी चीज है, विसिनल डायोल प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। दूसरी इंफॉर्मेशन इसके बारे में कि ये हमेशा एक ही साइड से अटैक करता है, यानी जो एडिशन है अल्कोहल का वो एक ही साइड से होगा, यानी इसको हम बोलते हैं सिन एडिशन, यानी जो एडिशन होगा वो सिन होगा, ठीक है। अब ये जानने के लिए कि क्या कैसे कैसे पॉसिबिलिटी है, हमें पहले एल्कीन को थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, उसको प्रॉपर प्लेन में बनाना होगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे मैंने एल्कीन बना दिया, ट्रांस बनाना है मुझे, तो ये हो गया हाइड्रोजन पीछे, ये हो गया C2H5 आगे, ठीक है, और यहां पे हो गया C2H5 पीछे, और यहां पे हो गया हाइड्रोजन आगे, ये हो गया मेरा ट्रांस। अब ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि नॉर्मली हम मॉलिक्यूल को ऐसे देखते हैं, मैं मॉलिक्यूल को ऐसे दिखा रहा हूं, ये ऐसे लेटा हुआ, इस मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन ऐसे है, ये हाइड्रोजन पीछे की तरफ है और ये दोनों H और C2H5 ये दोनों आगे की तरफ है, मतलब ये बोर्ड से बाहर निकलना है, तो ये ऐसे है मॉलिक्यूल। ये मेरा बताने का एक स्पेसिफिक रीजन है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं यहाँ पे डायोल बनाऊंगा, तो जब मैं डायोल बनाऊंगा तो मेरा एक मैंगनीज एस्टर टाइप की चीज बनती है, ऑक्सीजन यहाँ पे है, ऑक्सीजन यहाँ पे है, ये मैंगनीज से कनेक्टेड है और मैंगनीज के फिर अलग अलग अपने बॉन्ड्स हैं। मैं पूरे बॉन्ड्स अभी बनाने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ रीअरेंजमेंट देखना है, सॉरी हमें सिर्फ अरेंजमेंट देखना है, रीअरेंजमेंट नहीं। तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो मैं मान सकता हूँ कि ये वाला जो रीजन है, इस वाले रीजन में अल्कोहल बनेगा, ठीक है। नाउ एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जब यहाँ पे अल्कोहल बनेगा तो ये अभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, यानी ये जो बॉन्ड्स हैं ये अपने आप को 109 डिग्रीज के आसपास अलाइन करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें अलाइनमेंट कैसे होती है हमें बेसिकली ये चेक करना है, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि मेरे पास 2 कार्बन है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। मैं सॉहर्स की तरह कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जब OH लगेगा तो मैंने यहाँ पे एक OH लगा दिया, ठीक है। तो ये OH यहाँ पे जब लगेगा तो ये जो दोनों बॉन्ड्स हैं ये थोड़े नीचे की तरफ झुकने की कोशिश करेंगे, मतलब इधर ये C2H5 है, इधर ये हाइड्रोजन है, राइट, ये ऐसे है, ये थोड़ा ऐसे नीचे झुकने की कोशिश करेंगे, तो हम उसको नीचे की तरफ बना देते हैं। तो एक हो गया, ये हो गया, एक हो गया, ये हो गया, तो ये दोनों नीचे, सॉरी मैं थोड़ा सा उधर कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, मैं एक प्रॉपर सॉहर्स बना देता हूँ जिससे आसानी हो। तो यहाँ पे OH है, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, तो इस तरफ गया C2H5 और इस तरफ गया हाइड्रोजन, ठीक है। ये इस तरीके से बन जाएगा। अब अगर इस केस में करूंगा तो ये भी नीचे झुकेगा, पर इसमें क्या है, C2H5 इधर है और हाइड्रोजन इधर है, तो ये दोनों भी ऐसे झुक जाएंगे, राइट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक ऊपर OH लिखूंगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, उस साइड क्या होगा हाइड्रोजन चूंकि ट्रांस है, और इस साइड क्या होगा C2H5, तो ये दोनों आपस में ऑपोजिट है। अब फिशर की प्रोजेक्शन बनाने के लिए मुझे दोनों C2H5 को नीचे रखना पड़ेगा, क्योंकि फिशर उसी तरीके से बनता है, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन हम उस तरीके से बनाते हैं। तो इसको अगर मैं फिर से रोटेट करता हूं तो इसको रोटेट करने के बाद ये कुछ ऐसा हुआ, इसको रोटेट करने के लिए मुझे ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि C2H5 ऐसे, तो ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, तो OH पीछे चला जाएगा, हाइड्रोजन इधर सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया मेरा C2H5, इस साइड चला गया मेरा OH और इस साइड आ गया मेरा हाइड्रोजन, ये इस साइड का हो गया, ठीक है। अब इसके केस में भी मैं क्या करूंगा, इसके केस में थोड़ा सा उधर रोटेट करूंगा, मतलब ये ऐसे है तो मैं थोड़ा सा ऐसे रोटेट करूंगा, राइट, ऐसे है, ऐसे रोटेट करूंगा। अब जब मैं ऐसे रोटेट करूंगा तो ये C2H5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। मैंने ऐसे रोटेट किया है तो OH ऐसे है, मैंने ऐसे रोटेट किया तो OH इधर आ जाएगा और हाइड्रोजन उधर चला जाएगा, तो यहां पे आ गया OH और यहां पे आ गया हाइड्रोजन। अब अगर इसका मैं सॉहर्स बनाता हूं, सॉरी फिशर बनाता हूं, अगर मैं इसका मैं आइडेंटिकल अगर फिशर बनाता हूं, तो अगर आप देखेंगे OH OH ऑपोजिट में है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑपोजिट में है, तो यहाँ पे C2H5 आया, यहाँ पे C2H5 आया, जिधर हाइड्रोजन होगा हाइड्रोजन आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे एंड OH एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। तो एक तो ये बन गया।
ये थोड़ा सा ध्यान देना इस क्वेश्चन में थोड़ा ज़रूरी है कि पहले आप OH बनाओ, OH के हिसाब से एक सॉहस प्रोजेक्शन बना लो, सॉहस प्रोजेक्शन के हिसाब से आप उसका फिशर बना लो। फिर एक तो ये है, ये बनेगा तब जब मॉलिक्यूल ऊपर से आ रहा है, हमारा मैंगनीज ऊपर से जुड़ रहा है। मैंगनीज नीचे से भी तो जुड़ सकता है, हमारा मॉलिक्यूल ऐसे है, मैंगनीज अगर ऐसे आया तो मैंगनीज ऐसे भी तो आ सकता है। तो अगर मैंगनीज ऐसे आएगा तो इसका काउंटर पार्ट बन जाएगा, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका काउंटर पार्ट बनेगा। फिर ये C2H5, ये हो गया OH, ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया OH और ये हो गया C2H5, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी है, तो ट्रांस में दोनों बनेंगे। अब लाते हैं हमारे ऑप्शंस की तरफ। तो ऑप्शंस में आई थिंक B एंड C मैंने दोनों बनाए हैं, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑटोमेटिकली D। सही है, ऊपर से आएगा तो एक बनेगा, नीचे से आएगा तो एक बनेगा। इसको आप सिंपल सा याद रख सकते हैं, ये सिन एडिशन है, राइट। इसको एक छोटा सा ट्रिक भी आप ऐसे याद कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब सिन होता है तो सिन के केस में अगर सिस है तो मीजो बनेगा, और अगर ट्रांस है तो इनैंशियोमेरिक मिक्सचर बनेगा। इनैंशियोमेरिक मिक्सचर। अगर हम एंटी करेंगे तो एंटी में एग्जैक्टली उल्टा हो जाता है। एंटी में जो सिस है वो मुझे दे देगा इनैंशियोमेरिक मिक्सचर, और जो ट्रांस है वो मुझे दे देगा मीजो। ठीक है, तो एंटी का एक छोटा सा वो है एक्रोनिम है, एंटी का एक्रोनिम ये है कि कार। सिस एंटी एडिशन गिव्स रेसिमिक, और ये हो जाएगा टैम। ट्रांस एंटी एडिशन गिव्स मीजो। उसी तरीके से अगर मैं सिस का कुछ बनाना चाहूं तो ये हो जाएगा कैम सिस, सॉरी सिन हो जाएगा ना, CSM हो जाएगा, ये CSM। सिस सिन एडिशन मीजो, ट्रांस सिन एडिशन रेसिमिक, तो CSM TSR। तो कार टैम और CSM TSR। अगर आपको ये शॉर्टकट्स याद हो जाते हैं तो अगेन पूरा मैकेनिज्म तो लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने तो सिर्फ इसलिए लिखा ताकि आपको मैं समझा पाऊं कि ओरिएंटेशन किस तरीके से चेंज करती है। वरना अगर आप ये छोटे से शॉर्टकट्स याद रखोगे, छोटे से ट्रिक्स याद रखोगे, तो आपको बहुत आराम से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इतना लंबा चौड़ा जाने की जरूरत नहीं है। सिन में क्या होता है, एंटी में क्या होता है, सिस और ट्रांस के रेस्पेक्ट से आप बस याद रख सकते हैं, सिंपल। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। A toxic compound A, when treated with NaCN in aqueous acidic medium, yields an edible cooking component and food preservative। ठीक है, तो आपके पास एक A मॉलिक्यूल है जो हमें पता है कि कंपाउंड टॉक्सिक है, जहरीला है। ठीक है, उसको हमने NaCN के साथ ट्रीट किया, NaCN के साथ ट्रीट करने के बाद उसको एक्वस एसिडिक मीडियम में डाला, तो हमें एक एडिबल कुकिंग कंपोनेंट यानी खाने में पीने वाली चीज़ों में जो चीज़ें होती हैं वो मिला, जो फूड प्रिजर्वेटिव का भी काम करती है। ठीक है, ओके। B इज कन्वर्टेड टू C बाय डाइबोरेन। ठीक है, B को C में डाइबोरेन से कन्वर्ट किया, एंड कैन बी यूज्ड एज एन एडिटिव टू पेट्रोल टू रिड्यूस एमिशंस। ठीक है, तो एक एडिटिव है। लेट्स सी। C अपॉन रिएक्शन विथ ओलियम एट 150 डिग्री सेल्सियस यील्ड्स एन इनहेलेबल एनेस्थेटिक D। ओके, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। आइडेंटिफाई A, B एंड C। तो हम ना शुरू करते हैं A से, पहले इंफॉर्मेशन से शुरू करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारे पास एथेनॉल है, तो B तो नहीं हो सकता क्योंकि एथेनॉल इज नॉट टॉक्सिक, तो एथेनॉल नहीं हो सकता। मिथेनॉल हो सकता है, मिथेनॉल टॉक्सिक होता है, और एसिटाल्डिहाइड भी कुछ हद तक टॉक्सिक होता है। तो ठीक है, हम ACD, B एलिमिनेटेड है, ACD हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें एडिबल कुकिंग मिलेगा जो प्रिजर्वेटिव है। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड प्रिजर्वेटिव है या नहीं ये नहीं पता। फॉर्मेल्डिहाइड इज नॉट अ फूड प्रिजर्वेटिव फॉर श्योर, तो ए भी कट हो गया, फूड प्रिजर्वेटिव नहीं हो सकता। हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड के बारे में अगर मुझे नहीं भी जानकारी है तो मुझे कम से कम ये तो पता है कि एसिटिक एसिड तो डेफिनेटली है। तो अगर मैं इन दोनों में से कोई एक लेके चलता हूं, मैं मिथेनॉल ही लेके चलता हूं, तो मैंने मिथेनॉल लिया। मिथेनॉल को मैंने, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, एक कार्बन मेरा ज्यादा हो गया है। मैंने मिथेनॉल लिया, मिथेनॉल को NaCN के साथ रिएक्ट करवाया, NaCN के साथ रिएक्ट करने के बाद मुझे मिला इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करवाया तो मुझे मिला एसिटिक एसिड। ठीक है, अब तक तो ठीक है। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को फिर रिएक्ट किया डाइबोरेन के साथ, तो डाइबोरेन क्या करेगा, डाइबोरेन रिडक्शन करेगा ऑब्वियसली।
तो डाइबोरेन B2H6 अगर रिडक्शन करेगा तो ये मुझे मिल जाएगा CH3CH2OH, मुझे एथेनॉल मिल जाएगा। ठीक है, मैं अभी देखना चाहता हूं कि क्या सारे पैरामीटर्स फिट हो रहे हैं, क्योंकि फिर हम डी को भी इस तरीके से इवैल्यूएट करेंगे डेफिनेटली। उसके बाद इसको अगर मैं एसिड के साथ रिएक्ट करता हूं तो एसिड के साथ अगर H3O+ के साथ रिएक्ट करता हूं तो ऑब्वियसली मुझे इथाइल डाइथाइल ईथर मिलेगा, तो मुझे मिल गया C2H5O, तो बेसिकली मुझे मिल गया डाइथाइल ईथर, राइट। डाइथाइल ईथर इनहेलेबल एनेस्थेटिक है, बिल्कुल है। तो अगर मैं सारे क्राइटेरिया देखूं तो सारे क्राइटेरिया में से तो ऑप्शन नंबर सी सबसे सूटेबल आ रहा है। एक बार ऑप्शन नंबर डी भी चेक कर लेते हैं। एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड के साथ मैं साइनोहाइड्रिन बनाऊंगा तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड बनेगा, ठीक है। फिर वहां से 2 हाइड्रोप्रोपेनोइक एसिड से नहीं, ये प्रोपेनोइक एसिड नहीं बनेगा ना, क्योंकि अगर 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड को अगर आप रिएक्ट करोगे B2H3 तो डाइऑल बन जाएगा कहीं पे, क्योंकि रिडक्शन होगा ना, तो एसिड का तो रिडक्शन होगा, तो प्रोपेनोइक एसिड तो नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, यानी ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी गलत था, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। पहला आइडेंटिफिकेशन टॉक्सिक से हो जाना चाहिए, दूसरा आइडेंटिफिकेशन फूड प्रिजर्वेटिव से हो जाना चाहिए, और तीसरा आइडेंटिफिकेशन इनहेलेबल एनेस्थेटिक से हो जाना चाहिए, क्योंकि वहां से ये तो नहीं मिलेगा। मतलब आप एसिड को अगर आप H+ में डालोगे तो आपको डेफिनेटली ईथर तो नहीं मिलेगा, तो आपको अल्कोहल ही चाहिए, बाइमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। तो छोटे छोटे चीजें अगर आप इस क्वेश्चन से एनालाइज करेंगे आप सीधा आंसर तक पहुंच जाएंगे कंफर्टेबली। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ओके, हमारे पास ए हमें पता नहीं है, हमें ए ही पूछा गया है, राइट। पहले मैंने ग्रिगनार्ड बनाने की कोशिश करी है, फिर एस्टर के साथ रिएक्ट किया है ग्रिगनार्ड को, उसके बाद एसिडिक हाइड्रोलिसिस की। एसिडिक हाइड्रोलिसिस तो बेसिकली जो अल्कोहल बनेगा उसको प्रोटॉन देने के लिए है, ठीक है। तो इसमें हम शुरू कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारा आइडिया ये है कि हमें ग्रिगनार्ड दिया हुआ है, ठीक है, तो ग्रिगनार्ड तो बनेगा। अब देखते हैं कितने ग्रिगनार्ड बना सकते हैं इसमें से। बेंजाइल ब्रोमाइड ग्रिगनार्ड बनाएगा, यस। ब्रोमोबेंजीन ग्रिगनार्ड बनाएगा, यस। साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड ग्रिगनार्ड बनाएगा, यस। मिथाइल ब्रोमाइड ग्रिगनार्ड बनाएगा, यस। बहुत अच्छे, तो यानी सारे के सारे ग्रिगनार्ड बनाएंगे, ठीक है। मैं दूसरी स्लाइड में जाता हूं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन के लिए। तो ग्रिगनार्ड सारे के सारे बना रहे हैं। दूसरा मिथाइल बेंजोएट। मिथाइल बेंजोएट क्या करेगा देखता हूं। ये मेरा मिथाइल बेंजोएट है, सही है। मिथाइल बेंजोएट से इसको चेंज होने में क्या क्या लगा है? मिथाइल बेंजोएट से इसको चेंज होने में लगे हैं 2 बेंजीन ग्रुप। तो 2 बेंजीन अगर ग्रुप लगे हैं, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, तो C और D तो नहीं हो सकता, दोनों में से कोई बेंजीन ग्रुप नहीं है। C और D नहीं हो सकता, C और D को हटाते हैं, तो आंसर A और B में से होना चाहिए। बेंजाइल ब्रोमाइड लेके देखते हैं, ठीक है। पहले बेंजाइल ब्रोमाइड लेके देखते हैं, उसके बाद देखते हैं फिर आगे क्या आता है। सो अगर मैं रिएक्शन लिखूं तो मेरा है PH CH2Br, बेंजाइल ब्रोमाइड आया। बेंजाइल ब्रोमाइड के बाद मैंने किया इसका ग्रिगनार्ड, तो ग्रिगनार्ड में मुझे मिला PH CH2MgBr। PH CH2MgBr को फिर मैंने फर्दर रिएक्ट किया इस कंपाउंड से, दैट इज PH COOCH3। तो अगर मैं इसके 2 मोल पकड़ता हूँ यहाँ पे, तो 2 मोल के हिसाब से मुझे मिल जाएगा PH C, या आ जाएगा यहाँ पे OH, O- आएगा। हाइड्रोलिसिस भी चलो यहीं पे करवा देते हैं ताकि हमारा आसान हो जाए। फिर ये आ जाएगा CH2PH और यहाँ पे आ जाएगा CH2PH। देखो आइडिया बहुत सिंपल है। अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो जब भी ग्रिगनार्ड होता है तो ग्रिगनार्ड में मान लो जो R होता है तो एक R माइनस यहाँ से अटैक करता है, ये लिविंग ग्रुप बन जाता है, और दूसरा R माइनस फिर यहाँ से अटैक करता है, ये ऑक्सीजन विड्रॉ करता है और अल्कोहल बन जाता है। तो 2 मोल ग्रिगनार्ड अगर एस्टर या एसिड क्लोराइड या ऐसे किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेंगे जो कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, तो वहां पे 2 मोल लग के वो फाइनली अल्कोहल बन ही जाता है, टर्शियरी अल्कोहल बन जाता है, ठीक है। अब जो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट बनाया है, मेरा वो प्रोडक्ट तो है नहीं। वो प्रोडक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो CH2 है, ये एक्स्ट्रा R है, तो यानी मैंने जो मॉलिक्यूल चूज किया था इनिशियली वो सही नहीं है। तो मेरा करेक्ट आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाना चाहिए? ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन से आराम से इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, राइट। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑब्वियसली ब्रोमोबेंजीन।
अगर मैं एक बार आपको पूरा रिएक्शन करके दिखाऊं तो मैं दिखा देता हूं। तो मैं फाइनली पीएच मेरे पास है, पीएच BR, इसको मैं रिएक्ट करूंगा Mg के साथ, तो ये बनेगा पीएच MgBr, ऑब्वियसली ईथर में होगा ये। फिर उसके बाद मैं इसको रिएक्ट करूंगा पीएच COOCH3, तो इसको रिएक्ट करूंगा तो ये बनेगा PHCOH, इसके यहाँ पे 2 मोल लिख देते हैं। सो OH, तो ये आएगा यहाँ पे PH, ये आएगा यहाँ पे PH एंड प्लस MgOH एंड हाँ ठीक है, MgOH दोनों कर देते हैं। सिंपल। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, तो थोड़ी सी एनालिसिस के बाद आपको ऑटोमेटिकली देख रहे हो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस की ये खासियत है कि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, तो आप ये आराम से देख सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ठीक है, मुझे एक अल्कोहल दिया हुआ है और ये तो टोसाइल ग्रुप है, ठीक है, और पिरिडीन के साथ है। पिरिडीन इसलिए होगा क्योंकि कहीं ना कहीं HCl रिलीज हो रहा होगा, तो HCl के केस में न्यूट्रलाइजेशन के लिए पिरिडीन चाहिए। ठीक है, चलो तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको तो छोटा सा लिख देते हैं, इतना बड़ा कौन लिखेगा, तो हम इसको लिख देते हैं दिस पार्ट विल बी रिप्रेजेंटेड एज OTS। मेरे ख्याल से जो ऑर्गेनिक में प्रोफिशिएंट है उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं OTS क्यों लिख रहा हूँ। COCl कैन बी रिटन एज TSCl, सॉरी, इसको अभी TSCl कर देता है। ठीक है, TSCl के बारे में सबको पता है कि ये डायरेक्टली अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है और अल्कोहल के साथ रिएक्ट करने के बाद HCl बना देगा, ये HCl इजेक्ट कर देगा बेसिकली, ये यहां पे बन जाएगा OTS और यहां पे बन जाएगा HCl। अब OTS की स्पेशलिटी क्या है? OTS is a wonderful leaving group. This is a good leaving group. यानी अगर अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको करना है तो आपके पास बेस्ट सिचुएशन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने की, बेस्ट सिचुएशन। ठीक है, अगला रिएजेंट हमारे पास वैसे भी NaCN DMF है, तो ये तो हो ही SN2 रहा है, ये तो हो ही SN2 रहा है। तो अगर SN2 होगा ये, तो SN2 ऑब्वियसली बैक अटैक होगा, इन्वर्जन होगा वहां पे। इन्वर्जन का मतलब ये जो OTS है ये कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो ये जो OTS कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ ऐसे, यहाँ पे इसको डैश करके हम CN कर देंगे NaCN के साथ, इन्वर्जन हो गया ना यहाँ पे। तो अगर मैं ऑप्शन में देखूं तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो सिन है। इसकी पॉसिबिलिटी है क्योंकि ये आपस में ऑपोजिट है, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी भी नहीं है, ये तो इसका उल्टा फॉर्म है, मिरर इमेज है। तो ऑब्वियसली योर करेक्ट आंसर बिकम्स बी। सिंपल है, पहला OTS बनाया उसके बाद SN2 बनाया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी सारे लॉजिक लगे, राइट। आप इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट आता है, अब इस क्वेश्चन को करने में काफी लंबा टाइम लगा, अब इस क्वेश्चन को करने में काफी सारे स्टेप्स लगे, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स लगे। ठीक है, तो आप एक्स्ट्रा मार्क्स की लर्निंग ऐप पे जाओ। ठीक है, आप एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देख सकते हो जहां पे आप अटके, या आप इस क्वेश्चन को खुद भी सॉल्व कर सकते हो बहुत आराम से एक्स्ट्रा मार्क्स के लर्निंग ऐप पे। ठीक है, एक छोटा सा फीचर है, अगर आप कहीं अटकते हो तो एक छोटा सा फीचर है हेल्प मी सॉल्व इट। तो हेल्प मी सॉल्व इट फीचर जो है वो आपको स्टेप बाय स्टेप बता देगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमारे लर्निंग ऐप की खासियत है। ठीक है, सो यू कैन प्लग इन टू अ लर्निंग ऐप एंड यू कैन चेक आउट द फीचर, है ना। नेक्स्ट वन, an unknown compound A on acylation gives a product A, then find the number of hydroxyl group present in the compound. Okay, acylation हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मुझे acylation में ये जानना जरूरी है कि मास कितना चेंज होता है। हालांकि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो हम बस देख लेते हैं कि मास कितना चेंज होता है। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं पहले। इसमें हम लेते हैं मिथेनॉल CH3OH और हम उसको रिएक्ट करते हैं सबसे सिंपलेस्ट वाले के साथ, एसाइलेशन के साथ, CH3 डबल बॉन्ड OCl सिंपल करते हैं AlCl3 की प्रेजेंस में, नहीं सॉरी AlCl3 की प्रेजेंस की जरूरत नहीं है, पिरिडीन के प्रेजेंस में करना होगा हमें। तो हम बेसिकली सीधा एस्टर बना लेते हैं OCH3। ठीक है, अब देखते हैं अल्कोहल में कितने का चेंज हुआ है।
तो अल्कोहल में बेसिकली ये ऐड हुआ है, इसका मास हो गया 24 प्लस 16 प्लस 3, तो 13 एंड 43, तो ये हो गया 43। पर एक हाइड्रोजन भी तो मूव हुआ है, तो यहाँ पे हो गया -1 और ये हो गया +43। तो टोटल मास जो जुड़ा है यहाँ पे 43 - 1 दैट इज 42 ग्राम्स जुड़े हैं। यानी देयर इज अ चेंज ऑफ 42 ग्राम्स जब एक एसाइलेशन होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं टोटल चेंज कितना है यहाँ पे। दिस इज 390 माइनस 180 तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 210, राइट। 210 डिवाइडेड बाय 42, तो 42 इंटू 5, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 21, तो ये कैंसल आउट हो जाके 5 आ जाता है। कितने का चेंज हुआ? 210। 210 में ये कितने एसाइल ग्रुप्स ऐसे ऐड हो सकते हैं? 5 एसाइल ग्रुप्स ऐड हो सकते हैं। तो 5 अगर एसाइल ग्रुप्स ऐड हो सकते हैं तो अल्कोहल कितने हुए? 5। अल्कोहल भी 5। सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा बस इस चीज की जानकारी होनी चाहिए थी। तो इसको भी आप आराम से शॉर्टकट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या आपको एक बार ऐसा क्वेश्चन देखा हुआ होना चाहिए। अगेन विजिट आवर लर्निंग ऐप, आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे वहां पे, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। व्हेन एथेनॉल इज हीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अ गैस इज प्रोड्यूस्ड। तो एथेनॉल है अल्कोहल, उसको मैं हीट कर रहा हूं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है। The compound formed when this gas is treated with cold dilute aqueous solution of Bayer reagent will give you, okay, ठीक है। तो एथेनॉल को जब मैं हीट करूंगा H2SO4 के साथ तो एक ही चीज हो सकती है, एलिमिनेशन। अल्कोहल प्लस एसिड विल गिव यू एलिमिनेशन। तो हमारे पास एथेनॉल है CH3 CH2 OH, हमने लिया H+, तो एलिमिनेशन होगा। थोड़ा सा यहाँ पे हीट की भी जरूरत होती है 1 डिग्री अल्कोहल्स में, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसको मैं बेयर्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करना। बेयर्स रिएजेंट हम ऑलरेडी चेकआउट कर चुके हैं गाइस। बेयर्स रिएजेंट है KMnO4 OH- विच इज कोल्ड एंड डाइल्यूट। तो अगेन इसका सिन एडिशन होगा, तो सिन एडिशन के केस में हो जाएगा ये CH2, ये CH2, यहाँ पे एक OH, यहाँ पे एक OH, राइट। सॉरी, ये CH2 होगा, यहाँ पे एक OH, राइट। तो ये तो इथिलीन ग्लाइकॉल बन गया। आई थिंक हमारे ऑप्शंस में इथिलीन ग्लाइकॉल था, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया C, इथिलीन ग्लाइकॉल। इजी क्वेश्चन ना, एलिमिनेशन करो, हाइड्रोलिसिस करो, बस ये जानना जरूरी है कि बेस रिएजेंट क्या करता है ना, बस ये थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। बेंजीन इज ट्रीटेड विथ ओलियम टू प्रोड्यूस कंपाउंड X, ठीक है। बेंजीन ओलियम के साथ ट्रीट होता है X, which further heated with molten sodium hydroxide followed by acidification produces compound Y। ये थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन टाइप्स लग रहा है मुझे फिनॉल का। The compound Y is treated with zinc metal to produce a compound Z। Identify the structure, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं एक एक करके। पहला है मेरे पास बेंजीन है, चलो जी बेंजीन है मेरे पास। बेंजीन के साथ मैंने क्या किया? ओलियम रिएक्ट किया, ठीक है। H2S2O7। ओलियम बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक एडिशन कर रहे हैं, सॉरी सब्स्टिट्यूशन, माय बैड, नॉट एडिशन, सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे SO3H। अब SO3H को अगर मैं NaOH सॉलिड के साथ फ्यूज करता हूँ स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 में अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो ये सीधा सीधा प्रिपरेशन है फिनॉल का। वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रिपरेशंस ऑफ फिनॉल, काफ़ी फेमस प्रिपरेशन है, काफ़ी फेमस है फिनॉल के लिए प्रिपरेशन। तो हमें फिनॉल बनाया और मेरे को मिला NaHSO3। हम नॉर्मली क्या करते हैं कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड को सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते, फ्यूज करते हैं बेसिकली, और हमें ये प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना है? इसके बाद मुझे इसको जिंक के साथ रिएक्ट करना है। ये अनदर फेमस रिएक्शन है कि फिनॉल जब भी जिंक ग्रैन्युल्स के साथ रिएक्ट करता है तो मुझे घूम फिर के वापस दे देता है बेंजीन। डिहाइड्रोक्सिलेशन हो जाता है, मुझे मिल जाता है बेंजीन। क्या हमारे ऑप्शंस में बेंजीन है? हमारे ऑप्शंस में बेंजीन है, सो बेंजीन इज द करेक्ट आंसर। अब मैंने कहा ना कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका डेफिनेटली होगा क्योंकि क्वेश्चन डिफरेंट है।
पिछला वाला जो स्टेटमेंट क्वेश्चन था उसमें मैंने क्या किया, यहां से थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली फिर ये पकड़ा, वहां से थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली फिर ये पकड़ा, तो एक क्वेश्चन में मल्टीपल इन्फॉर्मेशन को एक साथ ट्रेस किया और आंसर तक पहुंचा। ये एक ऐसा स्टेटमेंट क्वेश्चन है जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन किया, बेंजीन फिर उसके बाद वो फिर उसके बाद वो, एंड स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन के बाद मुझे सीधा सीधा मेरा प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, तो ये एक चीज स्टेटमेंट क्वेश्चन वाले में ध्यान देने के लिए है कि अगर मतलब ऐसे लीनियरली चल रहा है तो आप लीनियरली रिएक्शन लिखते लिखते आप अपने प्रोडक्ट तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है तो उसमें से आपको ध्यान ये देना है कि उसमें से कितनी इंफॉर्मेशन आपको याद है कि इसका ये था इसका ये था। अगर आप वो क्रैक कर लेते हैं कि इतनी इंफॉर्मेशन मुझे पता है, क्वेश्चन हो जाएगा बिना डिफिकल्टी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए बी रिस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, पहला क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये तो वो वाला केस है, डाउस प्रोसेस है, सीधा सीधा डाउस प्रोसेस मेरे को फिनॉल देता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको हम छोटा सा वो कर देते हैं, ये Na2Cr2O7 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला तो सिंपल है, डाउस प्रोसेस है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो क्लोरोबेंजीन मुझे फिनॉल दे देगा। उसके बाद मैं फिनॉल का ऑक्सीडेशन करता हूं, फिनॉल का ऑक्सीडेशन सिर्फ एक ही प्रोडक्ट दे सकता है, 1,4 पैराबेंजोक्विनोन, 1,4 बेंजोक्विनोन या पैराबेंजोक्विनोन। सो अगर मैं बिना कुछ मेहनत किए यहां पे देखूं तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा इसका सी देगा। थोड़ा सा अगर आपको कंटेंट याद है, प्रिपरेशन रिएक्शन से याद है, तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। ये प्रिपरेशन रिएक्शन फिनॉल का अगेन वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रिपरेशन रिएक्शंस है। ठीक है, ये प्रिपरेशन रिएक्शन फेमस इसलिए है क्योंकि ये बेंजाइन मैकेनिज्म, काफी सारे टेक्स्ट में ये लिखा हुआ है कि ये बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू होता है। बेंजाइन मैकेनिज्म वैसे भी अपने आप में यूनिक है, तो बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू आप डाउस प्रोसेस याद रख सकते हैं। और ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल या एनिलीन तो एक ही चीज होती है, एनिलीन का भी यही होता है, फिनॉल का भी यही होता है अल्टीमेटली। ठीक है, 1,4 बेंजोक्विनोन। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के साथ बिना पेन उठाए 30 सेकेंड्स के अंदर आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज, बिना पेन उठाए, बिना लंबा चौड़ा सॉल्व किए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, तो यहां पे मेरे पास रिएक्टेंट्स और रिएजेंट है और यहां पे मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, देखते हैं। सो पहला है फिनॉल विद जिंक। फिनॉल विद जिंक तो हमने इसी सेशन में थोड़ी देर पहले किया कि फिनॉल विद जिंक मुझे सीधा सीधा दे देगा बेंजीन, तो 1 का तो 3 है, 1 का 3, तो 2 ऑप्शन ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया, बहुत अच्छे। फिर फिनॉल्स, क्लोरोफॉर्म, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो मुझे उसका कॉम्बिनेशन लग रहा है, राइमर टाइमर का कॉम्बिनेशन लग रहा है। राइमर टाइमर में क्या होता है, कार्बीन बनता है फ्रॉम क्लोरोफॉर्म और वो सैलिसल्डिहाइड देता है, राइट। तो इसका सीधा सीधा बी का आंसर हो जाएगा सैलिसल्डिहाइड। वाह, तो मेरे आंसर तो मुझे वैसे ही मिल गया, पर फिर भी सी और डी भी देख लेते हैं। ये वाला कोल बेस रिएक्शन है जो मुझे एसिड देता है, तो ये वो मुझे दे देगा सैलिसिलिक एसिड। एंड फिनॉल कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के केस में पॉली सब्स्टिट्यूशन होता है, पॉली सब्स्टिट्यूशन मुझे दे देगा पिक्रिक एसिड, तो इसका तो सीधा सीधा कनेक्शन है यहाँ पे पिक्रिक एसिड। तो यहाँ से तो एक ही ऑप्शन है जो ये सूट करता है, एंड जो ऑप्शन इज पी। ठीक है, अनदर देखिए, सिर्फ फिनॉल के थोड़े बहुत रिएक्शंस अगर आपको आते हैं, अगेन बिना आप पेन उठाए इसको बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। कंपाउंड P on nitration with dilute HNO3 yields 2 isomer A and B। ठीक है, these isomers can be separated by steam distillation। steam distillation से थोड़ी सी घंटी बजनी चाहिए, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, थोड़ी सी घंटी बजनी चाहिए, लेकिन फिनॉल है या नहीं है नहीं पता, थोड़ा सा आगे कंफर्म कर लेते हैं। आइसोमर A and B शो द इंट्रामोलिक्यूलर एंड इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मेरा शक यकीन की तरफ बढ़ता जा रहा है। Compound P on reaction with concentrated HNO3 yields a yellow compound C, a strong acid। ठीक है, the number of oxygen atoms present in the compound is। मेरा शक सही है, मेरे को पहले जो इंट्यूशन आई थी पहली वाली लाइन से, स्टीम डिस्टिलेशन जैसे ही आया वैसे ही वो इंट्यूशन आ गई और मेरे को लग रहा है वही उसी तरफ जाना है। ठीक है, अब देख रहे हैं कि एक छोटे से क्यू के साथ आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। शुरू करते हैं। तो पहले मैं फिनॉल बनाऊंगा, ठीक है, फिनॉल के बाद मैंने किया नाइट्रेशन, डाइल्यूट ही होगा HNO3, तो डाइल्यूट के बाद मोनोनाइट्रेशन होगा, तो मोनोनाइट्रेशन में जस्ट अ सेकेंड में बेंजीन थोड़ा सा अच्छे से बना दूं। मोनोनाइट्रेशन में एक हो गया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल
और दूसरा हो गया पैरानाइट्रोफिनॉल, सॉरी दूसरा हो गया पैरानाइट्रोफिनॉल। सही है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन बी स्टीम डिस्टिल्ड आउट, यस कैन बी स्टीम डिस्टिल्ड आउट। तो ये जल्दी ये स्टीम वॉलेटाइल है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, तो ये निकल जाएगा, ये बचा रह जाएगा। ठीक है, तो यहां तक तो हमने क्रैक कर लिया। अब कंपाउंड P जो है वो ऑन रिएक्शन विद HNO3 यील्ड्स अ येलो कंपाउंड C विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अगर मैं इसको कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करता हूं तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ ये ऑब्वियसली मुझे दे देगा पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड इज येलो इन कलर। राइट, पिक्रिक एसिड इज येलो इन कलर और ये एसिड भी है। तो मुझे बेसिकली पूछ रहा है इसमें कितना ऑक्सीजन है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, ये NO2 होगा, माय बैड। तो 2 2 2 6 और 1 7, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए 7। लेट्स चेक इट आउट, 7। अगेन एक छोटे से हिंट से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, इसलिए थोड़े से ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है, और ये प्रैक्टिस करने के लिए आप एक्स्ट्रा मार्क्स की लर्निंग ऐप पे लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Which of the following with HBr will give phenol? ओके, इसका एक छोटा सा ट्रिक भी है, जिसका एक छोटा सा शॉर्ट्स बनाया था मैंने, जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जेई चैनल पे मिल जाएगा। मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया था इसका, जिसका एक छोटा सा शॉर्ट बनाया था, यूट्यूब शॉर्ट्स बनाया था, आप उसको जाके चेक इन कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ के लिए तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक है। लॉजिक ये है कि अगर ऑक्सीजन के किसी साइड, ऑक्सीजन की किसी भी साइड अगर आपके पास 3 डिग्री है, या आपके पास बेंजाइल है, या आपके पास एलाइल है, तो प्रोडक्ट हमेशा स्टेबल कार्बोकेटायन के थ्रू बनेगा। यानी आयोडाइड जो बनेगा वो स्टेबल कार्बोकेटायन के थ्रू बनेगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो SN1 के हिसाब से डिसाइड होगा। यानी स्टेबल कार्बोकेटायन बनाया, फिर आयोडाइड या ब्रोमाइड लगा दिया, ब्रोमाइड आयोडाइड दोनों लगा सकते हैं। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर किसी भी साइड pH है, दैट इज C6H5, तो हमेशा एक प्रोडक्ट तो फिनॉल ही होगा, क्योंकि आप कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को ऐसे भी नहीं तोड़ सकते। कार्बन ऑक्सीजन पार्शियली डबल बॉन्डेड है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, तो आप इस बॉन्ड को नहीं तोड़ पाओगे। तो मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को, तो एक प्रोडक्ट तो डेफिनेटली फिनॉल बनेगा। बाकी कोई दूसरा केस है अगर, तो उसमें सीधा सीधा SN2 के हिसाब से प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये एक छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन पे। ये बेंजाइल है, हाँ ये बेंजाइल है, तो ये ऑब्वियसली SN1 के थ्रू जाएगा, पर SN1 के थ्रू जाएगा तो ये मुझे फिनॉल नहीं देगा। मुझे यहां पे ब्रोमीन आके लग जाएगा, तो ये फिनॉल तो नहीं होगा, ये फिनॉल होगा, पॉसिबिलिटी है बिल्कुल, क्योंकि PHOH है। ये भी नहीं होगा, यहां पे भी ब्रोमाइड लग जाएगा, यहां पे ये बेंजाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, एंड ये भी बेंजाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। नहीं, ये तो यहां से टूटेगा, तो ब्रोमाइड यहां पे लगेगा। तो ABCD में से ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज बी। मैंने अभी आपको बताया कि अगर एक तरफ फिनाइल ग्रुप है, C6H5 है, तो डायरेक्टली फिनॉल बन जाएगा, यानी ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज बी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द रिएक्शन, ओके, हमारे पास एपॉक्साइड है, तो बेसिकली रिंग ओपनिंग ऑफ द एपॉक्साइड है, डायोल्स तो बनेगा ऑब्वियसली, पर रिंग ओपनिंग होगी किस तरीके से, तो इसके लिए एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। इसकी छोटी सी ट्रिक या जानकारी ये है कि अगर मेरे पास एक एपॉक्साइड है, एंड सब्स्टिट्यूटेड एपॉक्साइड है ऑब्वियसली, क्योंकि नॉन सब्स्टिट्यूटेड के केस में तो इसकी बात ही नहीं हो सकती, सब्स्टिट्यूटेड एपॉक्साइड है। तो सब्स्टिट्यूटेड एपॉक्साइड जो है वो दो तरीके से रिएक्ट कर सकता है, दो तरीके से ओपन अप हो सकता है। एक हो जाएगा बेसिक मीडियम यानी न्यूक्लियोफिलिक सिस्टम में, और एक हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सिस्टम में, दैट इज H3O+। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, अगर OH- है या कोई न्यूक्लियोफाइल है आपके सिस्टम में, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल स्पेसिफिकली अगर मैं मेंशन करूं तो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, तो हमेशा रिएक्शन जो होगा, ये अटैक जो होगा एट लीस्ट हिंडर्ड साइड पे होगा, लीस्ट हिंडर्ड साइड पे होगा, सिमिलर टू द आइडिया ऑफ SN2। मैं ये नहीं बोला एग्जैक्टली SN2 है, बट सिमिलर टू द आइडिया ऑफ SN2, लीस्ट हिंडर्ड साइड पे होगा। और अगर एसिडिक मीडियम है
तो ये मोस्ट हिंडर्ड साइट यानी बेसिकली मार्कोवनिकॉफ का जो आइडिया है या SN1 का जो आइडिया है वो उस हिसाब से होगा। तो बेसिकली क्या है कि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन ऐसे शुरू होता है कि अगर आप इसको एसिडिक मीडियम में डालोगे तो सबसे पहले ये एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, वो पॉजिटिव चार्ज इंडक्टिवली दोनों कार्बन पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ऑब्वियसली। अब ये रिंग के पास हो गया कार्बोकेटायन लाइक कैरेक्टर। अब कार्बोकेटायन लाइक कैरेक्टर हो गया तो अगर मान लीजिए मेरे पास कोई न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज आ रहा है तो वो नेगेटिवली चार्ज मोर स्टेबल कार्बोकेटायन के हिसाब से अटैक करने की कोशिश करेगा, तो वो इधर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरा डायरेक्टली रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल से ही है यानी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशी फास्टर अटैक करना चाहेगा, वो जो लीस्ट हिंडर्ड साइट होगी वहां पे अटैक करके रिंग खोल देगा। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट या बेसिक मीडियम में इंटरेक्शन और एसिडिक मीडियम में इंटरेक्शन। अगर आपको ये याद रह गया तो आपका क्वेश्चन अंडर 30 सेकंड सॉल्व हो जाएगा, अंडर 30 सेकंड्स, माइंड इट, ठीक है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कौन कहां अटैक करेगा। लेट्स गो बैक टू आवर क्वेश्चन। हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन 18 यहाँ पे है और एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो हमेशा मोस्ट हिंडर्ड साइड पे अटैक करेगा यानी मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन वाली लोकेशन पे अटैक करेगा, तो ये यहाँ अटैक करेगा। तो यानी ऑक्सीजन 18 यहाँ होना चाहिए। तो पहला वाला ऑप्शन में ऑक्सीजन 18 यहाँ पे है और किसी ऑप्शन में ऑक्सीजन 18 है और किसी ऑप्शन में ऑक्सीजन 18 नहीं है। सी और डी तो वैसे भी आंसर नहीं हो सकते क्योंकि ये डायल्स ही नहीं है, तो आंसर तो ए और बी में से होना चाहिए। और ऑब्वियसली ऑक्सीजन 18 इस कार्बन पे है, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन वाले कार्बन पे है, तो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो अगेन आप देख रहे हैं कि आप इधर उधर छोटे मोटे टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप थोड़े से याद रख लो, राइट, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन याद रख लो, प्रिपरेशंस थोड़ी सी याद रख लो, तो ऑर्गेनिक क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएंगे। और हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए ऑब्वियसली, उसके लिए प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स लर्निंग ऐप है, आप आओ, लॉग इन करो और प्रैक्टिस करना शुरू करो। वैसे ही कह रहा था अनलिमिटेड प्रैक्टिस है, तो अनलिमिटेड प्रैक्टिस करो वहाँ पे, राइट। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस सेशन। ऑब्वियसली अगर आपको और बाकी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक ओपन टेस्ट का लिंक है, इस ओपन टेस्ट के लिंक को क्लिक करें, एक्स्ट्रा मार्क्स लर्निंग ऐप पे जाएं और इस टेस्ट को अटेम्प्ट करें। ये टेस्ट कंप्लीटली फ्री है, तो आप भी अटेम्प्ट करें। और अगर आपके साथ आपके बडीज़ साथ पढ़ाई करते हैं तो आप उनको भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स ऑन क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स पसंद आई हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। ऐसे और सच वीडियोज़ आएंगे इस चैनल पे, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।